ऑडियो 1। हम सब एक दूसरे पर निर्भर। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संतुलन और गतिशीलता का एकमात्र आधार। सृष्टि में चारों ओर जिधर भी दृष्टि दौड़ाई जाए एक ही बात दृष्टिगोचर होगी कि सब कुछ शांत, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से चल रहा है। इस सुव्यवस्था और क्रमबद्ध गतिशीलता का एक प्रमुख आधार है दूसरों के लिए अपनी सामर्थ्य और विशेषताओं का उपयोग, समर्पण। सृष्टि का कण कण किस प्रकार अपनी विभूतियों का उपयोग दूसरों के लिए करने की छूट दिए हुए है, यह पग पग पर देखा जा सकता है। शरीर की व्यवस्था और जीवन चेतना किस प्रकार जीवित बनी रहती है, इसी का अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होगा कि स्थूल शरीर के क्रियाकलाप स्वेच्छया संचालित नहीं होते, बल्कि कोई परमार्थ चेतना संपन्न दूसरों के लिए अपना उत्सर्ग करने की प्रवृत्ति वाले कुछ विशिष्ट तत्व उसमें अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। कुछ समय पूर्व यह समझा जाता था कि रक्त मांस का पिंड शरीर आहार विहार द्वारा संचालित होता है। यह तो पीछे मालूम पड़ा कि आहार शरीर रूपी इंजन को गर्म बनाए रहने के लिए ईंधन मात्र का काम करता है। उस आधार पर यह भी पाया गया कि पेट, हृदय और फेफड़ों को संचालक तत्व नहीं माना जा सकता। शरीर के समस्त क्रियाकलापों का संचालन मूलतः चेतन और अचेतन मस्तिष्कों द्वारा होता है। उन्हीं की प्रेरणा से विविध अंग अपना अपना काम चलाते हैं। अस्तु स्वास्थ्य बल एवं बुद्धि बल को विकसित करने के लिए मस्तिष्क विद्या के गहरे परतों का अध्ययन आवश्यक समझा गया है और अभीष्ट परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए उसी क्षेत्र को प्रधानता दी गई। पिछले दिनों जीव विज्ञानियों ने शरीर शोध अन्वेषण की ओर से विरत होकर अपना मुंह मनःशास्त्र की ऊहापोह पर केंद्रित किया है। अब एक और नया रहस्य सामने आ खड़ा हुआ है, हार्मोन ग्रंथियों का। उनसे अत्यंत स्वल्प मात्रा में निकलते रहने वाले स्राव ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं और उनमें आश्चर्यचकित करने वाले उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। ये हार्मोन चेतन या अचेतन मस्तिष्क से भी प्रभावित नहीं होते। इनको घटाने बढ़ाने में एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाने के परंपरागत प्रयास प्रायः असफल ही हो चुके हैं। एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराने पर भी इन हार्मोनों की वृद्धि, न्यूनता अथवा नियंत्रण संतुलन नहीं प्राप्त किया जा सकता। लगता है इनका उद्भव और विकास ही शरीर की पुष्टि, अभिवृद्धि, सुंदरता और संतुलन के लिए होता है। जीवन की सूक्ष्मतम सत्ता बड़ी विलक्षण और रहस्यपूर्ण है। अब तक ऐसी सूक्ष्म जीवन की इकाई का पता नहीं लगाया जा सका जो अंतिम और शाश्वत हो, किंतु उसका पता लगाते लगाते वैज्ञानिकों ने जिन सूक्ष्मताओं का पता लगा लिया है वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। वैज्ञानिकों के संसार में जीवन की जिन सूक्ष्मतम इकाइयों का पता चल पाया है उनमें से डायटम सबसे छोटा होता है, किंतु इसमें भ्रमात्मक प्रक्रिया है। डायटम को कुछ वैज्ञानिक जीवाणु मानते हैं, कुछ उसे वनस्पति जगत का सबसे छोटा कोश सेल मानते हैं। इसके बाद सबसे सूक्ष्म इकाई विषाणु वायरस है। यह इतना छोटा होता है कि अब तक खोजे गए लगभग 300 वायरसों में से पोलियो वायरस के 10 शंख कण केवल एक छोटी सी पिंग पोंग की गेंद में आ जाएंगे। विषाणु इतने सक्रिय होते हैं कि 1918 में आए इन्फ्लुएंजा में उसने थोड़े ही दिनों में 2 करोड़ स्त्री पुरुषों और बच्चों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। सूक्ष्मतम की प्रबलतम शक्ति का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। कदाचित हमने भी अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करने की भूल न की होती और इतने लघु होते गए होते कि संसार की सबसे छोटी इकाई में आत्मसात हो गए होते, तो हमारी भी शक्ति ऐसी ही होती। उससे लाखों लोगों का हित कर सकने की स्थिति में होते। बड़ी आकृति वाले थलचर प्राणियों से ही हमारा परिचय है। इससे आगे भी कहीं जीवधारियों का अस्तित्व है और उनकी भी कोई अपनी दुनिया है। इस तथ्य की
बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों की कितनी अधिक जातियां और उपजातियां हैं, उनकी आकृति प्रकृति क्या है, उनके सोचने और कार्य करने का उपक्रम क्या है, उन्हें किन साधनों से गुजारा करना पड़ता है और किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, इसकी जानकारी रखना तो दूर, ठीक तरह कल्पना कर सकना भी हमारे लिए संभव नहीं। हमारी चेतना मानवीय मस्तिष्क परिस्थिति एवं साधनों के अनुरूप ढली है, अस्तु उसे जो सीमित दृष्टिकोण एवं ज्ञान मिला है उसी को लेकर काम चलाना पड़ता है। फिर अन्य प्राणियों की विलक्षण दुनिया के बारे में सही कल्पना कर सकना कैसे संभव हो। यही बात जानकारियों के संबंध में भी है। आंखों से देखे जा सकने वाले जलजीवों की जानकारी उतनों तक ही सीमित है जो आंखों के सामने आते और अपना परिचय देते रहते हैं। समुद्र तल में ही निर्वाह करने वाले जलजीवों की नगण्य जितनी जानकारियां ही हैं, उनकी प्रकृति और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जैसा चिंतन चाहिए, जैसे उपकरणों और साधनों की आवश्यकता है, उन्हें जुटाना अंतरिक्ष यंत्रों से भी कठिन सिद्ध होगा। इतने पर भी यह एक तथ्य है कि अपनी धरती की दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी कि मनुष्यों द्वारा सोची और जानी गई है। इसी धरती पर असंख्य जाति के जीवधारी निवास करते हैं। उनकी संख्या भी इतनी बड़ी है कि तुलनात्मक दृष्टि से 600 करोड़ मनुष्यों का संख्या बल बहुत ही नगण्य एवं उपहासास्पद प्रतीत होगा। संख्या बल के अतिरिक्त उनकी प्रकृति, आवश्यकता, पारस्परिक सहयोग, व्यवस्था, निर्वाह, विनोद, वंशवृद्धि, प्रसन्नता, आयुष्य आदि की परिस्थितियां इतनी विचित्र मिलेंगी जिन्हें देखते हुए उन्हें मनुष्यों की दुनिया से सर्वथा भिन्न एवं विलक्षण स्तर का कहा जा सकता है। आश्चर्य इस बात का है कि अपनी धरती पर असंख्य प्राणियों की असंख्य स्तर की विचित्र विचित्र दुनिया बसी हुई है। असंख्य सभ्यताएं फल फूल रही हैं, असंख्य जीवन विधाओं का कार्यान्वयन हो रहा है, किंतु हम अपनी ही दुनिया तक सीमित हैं और उस सीमित क्षेत्र को ही सब कुछ मानकर मूर्खों की दुनिया में रहने की युक्ति चरितार्थ कर रहे हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक ऑर्नोफान ल्यूवेनाक ने सूक्ष्म जीवों को स्वनिर्मित लेंसों से देखा। 19वीं शताब्दी में लुई पाश्चर ने सूक्ष्म जीवों की दुनिया की जानकारी प्राप्त कर उनकी भूमिका को प्रयोग द्वारा दिखाया। फिर यह सिलसिला बढ़ता ही गया। कोरव, मैकनिरवोव, फिनले, फ्लेमिंग द्वारा विकसित सूक्ष्म जीव विज्ञान आज विशाल अध्ययन अन्वेषण का क्षेत्र बना है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि आंखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता। पास पास रखने पर साधारणतः 25,000 सूक्ष्म जीव 1 इंच की जगह में समा जाएंगे। इनकी आकृति और वजन दोनों के आधार पर कई जातियां हैं। सामान्यतः 20 अरब सूक्ष्म जीवियों का वजन एक खसखस के दाने के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवी प्रत्येक जगह पर मिलते हैं, यहाँ तक कि ये ऐसे स्थानों पर भी पाए गए हैं जहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं मानी गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी तह में, दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ में, गर्म सोतों के खौलते प्रवाह में, नाभिकीय रिएक्टरों की शीतलन प्रणालियों में भी इन्हें पाया गया है। मृत सागर से साफ पानी तक, स्तनपाइयों की आंतों से लोहे के जमींदोज नलों की सतहों तक इनका बोलबाला है। प्रतिदिन अनेक सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर के भीतर नाक और मुंह के रास्ते से घुसते हैं। वे हमारी त्वचा पर भी प्रहार करते हैं।